हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे एक पॉलिटिकल साइंस का एक और बेहतरीन टॉपिक जिसमें हम जानेंगे दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई, साथ ही साथ हमने जाना कि शीत युद्ध क्या था और साथ ही साथ हमने जाना क्या था यूएसए और क्या था यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ क्या था और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या था। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि इस टॉपिक में कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ क्यों और क्या कारण था। ठीक है, कौन कौन से कारण थे, सोवियत संघ किस प्रकार से बर्बाद हुआ, विघटन कैसे हुआ, शॉक थेरेपी में हमने क्या क्या समझा, ये सारी चीजें इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए एक और बेहतरीन टॉपिक को समझते हैं आपके सामने में। ठीक है, ओके, आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है हमने बर्लिन का दीवार। बर्लिन की दीवार कहां बनी थी बच्चों? जर्मनी में बनी थी। कब बनी थी? 1961 में बनी थी। ठीक है बच्चों, और इस दीवार को तोड़ दिया गया था 9 नवंबर 1989 को। और जैसे ही इस दीवार को तोड़ा गया वैसे ही हमें क्या नाम है, जो साम्यवादी देश थे, मतलब सोवियत संघ के जो लोग थे, उनको पता चल पाया कि यूएसए के लोग या मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है, कैसी है। ठीक है, जैसे ही दीवार का खात्मा हुआ वैसे ही कुछ साल बाद जो क्या नाम था, सोवियत संघ था, उसका विघटन हो गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक कारण रहा, बर्लिन का दीवार जो सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बन गया। ठीक है, और शीत युद्ध का खात्मे का कारण भी एक ये बना। आगे देखते हैं बच्चों, इस दीवार के गिरने के कारण हमने क्या चीज जाना, पश्चिम के देशों के साथ में जुड़ना जाना। पश्चिम के देशों के साथ में हम किस प्रकार से जुड़ पाए, फिर हमने जाना, फिर आगे हम चलते हैं। हमें पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक, हमने जान लिया। फिर हमने देखा सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, क्योंकि ये सारा सिलसिला तब चल रहा था। जब चला तो उसके बाद क्या हुआ, हमें ये जानने को मिला कि कैसे दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। ठीक है, सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ था? रूसी क्रांति से हुआ था, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सोवियत संघ में जो व्यवस्था चलती थी उसका नाम था, क्या नाम था? समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी विचारधाराओं को माना जाता था, समझा जाता था। ठीक है, इसी को हमने बोला था सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी। ठीक है, इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें थी। हम देखते हैं, आगे देखते हैं। पूंजीवाद का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। तो सबसे ज्यादा क्या था कि पूंजीवादियों का क्या, वो वैसे ही मानते नहीं थे, वो समाज को लेकर ज्यादा चलते थे। तो सामाजिक गतिविधियां वहां पर ज्यादा होती थी और इसलिए वो समाजवाद को ही ज्यादा अच्छा मानते थे। कौन? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ के लोग, सोवियत संघ की सरकार। फिर है सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, मतलब सभी चीज बहुत अच्छे गति से चल रही थी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, उनका विकास बहुत ही चरम पर था। ठीक है, अगला है साम्यवादी पार्टी का दबदबा। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक पार्टी थी जिसका दबदबा काफी ज्यादा था सोवियत संघ में। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। जो जीवन में एक जरूरत की चीजें होती हैं, सामग्रियां होती है, वो सारी चीजें सोवियत संघ में आराम से सबको मिल रहा था। ठीक है, वो तो हालांकि आगे चलने के बाद सभी को हर चीज से दिक्कत होने लग गई थी, लेकिन जब शुरुआत में सोवियत संघ आया था, सोवियत संघ अपने चरम पर था, है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, तो सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आगे चलकर ये चीजें बदतर हो गई, क्योंकि जब हम हद से ज्यादा कंपटीशन करने लग जाते हैं और गलत तरीके से सोचने लग जाते हैं और कई बार गलत गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं, तो कोई किसी ना किसी एक शक्ति का खात्मा तय होता है। तो सोवियत संघ के साथ में भी ऐसा ही हुआ। बेरोजगारी का अभाव था। शुरुआत में क्या था, बेरोजगारी बिल्कुल नाम मात्र बराबर थी, क्योंकि हर चीज सरकार पूरा कर देती थी। उन्नत संचार प्रणाली थी, मतलब संचार की सुविधाएं, जिससे कोई भी बातें जन जन तक पहुंच सके, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर सोवियत संघ में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। फिर था जमीन पर सरकार का नियंत्रण। जो जमीन हो चाहे वहां का उत्पादन हो, दोनों पर ही क्या होता था, सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। आई होप बच्चों आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा क्लियर हुआ हो। अब हम चालू करते हैं अपना नया टॉपिक। हम समझते हैं पहली दुनिया, हमें पता है, पहली पता कर चुके हैं यूएसए है, और दूसरी दुनिया से हमारा संबंध है यूएसएसआर, यूएसएसआर के देश। ठीक है, मतलब सोवियत संघ वाले देश, और एक है संयुक्त राज्य अमेरिका,
संयुक्त राज्य अमेरिका जो थी वो किस विचारधारा को लेकर चलती थी? पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चलती थी। दूसरा जो था साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। कौन? हमारी दूसरी दुनिया के देश जो यूएसएसआर था। ठीक, अगला टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक, अब ये समझना है कि ये मिखाइल गोर्बाचेव थे कौन। ठीक, तो सबसे पहली बात 1980 के दशक में क्या हुआ था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में ज्वाइन किया था यूएसएसआर को। ठीक है, यूएसएसआर में वो एज ए लीडर चुने गए थे, वहाँ के प्रतिनिधि चुने गए थे। ठीक, और उन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया। दो शब्द हमारे पुस्तक में दिखता है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, जो कि वहाँ के शब्द हैं। ठीक है, जो सोवियत संघ में प्रयोग किए जाते थे। अब ये जो है पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, मतलब आप अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने के लिए क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। दूसरा है ग्लासनोस्ट, मतलब इसका अर्थ होता है खुलापन, और साथ में ये अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्रचना भी करना चाहते थे और अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना भी चाहते थे दूसरे देशों के लिए। ये सुधार मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के बाद करना चाहते थे, जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में मतलब ज्वाइन हुए थे, मतलब जब वो सरकार में थे। उन्होंने बहुत तेज गति से सुधार नहीं किए, परंतु धीमे गति से धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन वहां के लोगों को बाद में पसंद नहीं आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है। और तख्ता पलट करने के बाद वहां पर नए जो सदस्य बनते हैं, नए जो हेड बनते हैं सोवियत संघ में, वो है हमारे बोरिस येल्त्सिन। और यही वो व्यक्ति थे जो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले राष्ट्रपति भी बने। बोरिस येल्त्सिन मतलब जो सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण रहे हैं। ठीक है, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वो 25 दिसंबर 1991 में 1991 में 25 दिसंबर के दिन में हुआ था। और उस समय 3 देशों ने मिलकर सोवियत संघ का विघटन किया था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन की 3 देशों ने मिलकर घोषणा करी थी। वो 3 देश कौन से थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है बेटा, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 जो देश थे, इन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करी थी। तो अब हम जानेंगे CIS के बारे में। CIS क्या था? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 15 देश टूटकर अलग अलग हो गए, और ये 15 देश टूटकर एक संगठन के रूप में आए। ठीक है, एक संघ के नीचे में इन्होंने काम करना चालू करा, जिसका नाम था CAIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसकी शुरुआत होती है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही। दूसरा हम जानेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि पूरा विश्व एक शक्ति के नीचे में आ गया, जिसका नाम था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सोवियत संघ उस टाइम हो चुका था पूरी तरीके से बर्बाद, जिसकी वजह से एक ही शक्ति का दबदबा था, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे अगले टॉपिक को अगले इसमें। ठीक बेटा, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण अब हम जानेंगे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ टूट गया। नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, वो अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से अपनी जो उनकी नागरिकों की मांग थी वो पूरा नहीं कर पाना सोवियत संघ के विघटन का कारण था। दूसरा था वहाँ पर नौकरशाही का दबदबा था कहीं ना कहीं सोवियत संघ में। ठीक है, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अफसर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं शिकंजा अपना कस रखा था सत्ता पर, जिसकी वजह से क्या नाम है सोवियत संघ विघटित हो गया। तीसरा कारण था साम्यवादी पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वहाँ की, उसका राजनीति पर दबदबा। चौथा था संसाधनों का अधिकतम उपयोग सिर्फ परमाणु बनाने के लिए किया जा रहा था। टेक्नोलॉजी और बुनियादी जो ढांचे थे, हम उससे कहीं ना कहीं, मतलब जो सोवियत संघ था वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुका था। किससे? यूएसए से। फिर है रूस का दबदबा, क्योंकि रूस क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा था और ये अपना दबदबा कायम करता था और दादागिरी जमाता था कहीं ना कहीं। गोर्बाचेव के द्वारा किए गए सुधारों का विरोध, है ना, जो गोर्बाचेव ने सुधार किया था उसका तेज गति से लोग क्या कर रहे थे,
चाह रहे थे वो तेज गति से सुधार करें, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका विरोध किया गया। अर्थव्यवस्था का गति रुद्ध होना, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और उसके बाद था उपभोक्ता, जो जो लोगों की जरूरतें थी वो वस्तुओं का कहीं ना कहीं अभाव या कमी, और लोग राष्ट्रवादी भावनाएं उनके अंदर पनप चुकी थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ में और ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां या अफसरों का दबदबा नहीं पसंद कर रहे थे लोग। और लास्ट में कम्युनिस्ट पार्टी का कहीं ना कहीं जो शिकंजा था, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का जो खात्मा था, उसके वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो अब हम समझेंगे सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कैसे, किस वजह से सोवियत संघ क्या हुआ, पूरा का पूरा विघटित हो गया, वो बर्बाद हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब विघटित नहीं हो गया, परिणाम क्या रहा, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। विघटन तो पहले हम समझ चुके हैं पिछले टॉपिक में, लेकिन अब हम समझेंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहा विघटन के बाद। सबसे पहले शीत युद्ध की समाप्ति होगी। जो शीत युद्ध का एक दौर चला आ रहा था, होड़ चली आ रही थी, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक ध्रुवीय विश्व का वर्चस्व चालू हो गया, मतलब अमेरिका, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसकी जीत हुई, उसकी विचारधारा कायम हो गई और पूरा का पूरा दबदबा उसका कायम हो गया यूएसए का। फिर आ जाता है हथियारों का होड़, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चालू था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। फिर सोवियत संघ जो गुट था उसका अंत हो गया पूर्ण रूप से, और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, जो भी जितने भी संसाधन थे, चाहे जितना कर्ज था, वो सारा रूस को देना पड़ेगा, और जितने भी चीजों पर अधिकार था वो सब का सब रूस का अधिकार हो गया। ठीक है, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन, लोगों का ध्यान अब साम्यवादी से हटकर सिर्फ किसकी तरफ चले गया, पूंजीवाद की तरफ में चले गए। ठीक है, समाजवाद से की जगह पूंजीवाद को लोग ज्यादा बेहतर मानने लगे। साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार करने से पहले प्रश्न चिन्ह लगने लग गया। उसके बाद है पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था का क्या हुआ, पूरे विश्व पर दबदबा कायम हो गया। अब बच्चों ये टॉपिक हमने समझ लिया, अब बाकी बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हमें सब्सक्राइब, लाइक और जो भी जितना भी आप प्यार जताना चाहते हैं वो सभी आप कर सकते हैं हमारे लिए, और हम भी आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। और जो भी कुछ नया चीज़ हो वो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। तब तक के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।